बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। एक तरफ लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी ने अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी भड़क उठी है। जब सांसद संजय सिंह गिरफ्तार हुए, हाथ हिलाकर घर से यूं निकले। समर्थकों ने जमकर काटा हंगामा। सुबह 7 बजे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा। 10.5 घंटे की पूछताछ के बाद शाम 5:30 बजे के करीब संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के पीछे शराब घोटाले में संजय सिंह की भूमिका को लेकर दिनेश अरोड़ा की गवाही है। इस पूरी जांच में आज तक किसी एजेंसी को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, एक नया पैसा नहीं मिला। अगर कोई घोटाला होता तो पता नहीं कितने हजारों करोड़ों रुपए बरामद होते, कितनी संपत्ति, सोना चांदी, जेवरात, गाड़ियां, बंगले, फार्म हाउस, जमीनें, कितनी संपत्ति बरामद होती जो अक्सर घोटालों में होती है, नजर आता है। ये दिखाता है कि घोटाला नहीं, ये कोई अनियमितताओं का केस नहीं, राजनीति से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी जो 2024 के चुनाव हारने जा रही है, उस हार को सामने देख डरी हुई है, घबराई हुई है। संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए हैं और आज दिल्ली को फिर से विश्वास हुआ होगा कि गलत करने वाला कभी बच नहीं सकता। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी ये आंच सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तक पहुंची है, लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली के माताओं बहनों को तकलीफ दिया इस सरकार ने, ये आंच जल्दी अरविंद केजरीवाल जी तक भी पहुंचेगी। मतलब ये है कि पहले शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड यानी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। 7 महीने बाद अब शराब घोटाले में केजरीवाल के लेफ्ट हैंड यानी संजय सिंह भी ईडी की गिरफ्त में है। हालांकि संजय सिंह पर ईडी के एक्शन को केजरीवाल ने मोदी सरकार की बौखलाहट बताया। ये शराब घोटाला तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले 1 साल से जांच चल रही है, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नज़र आ रही है। ये जो सब चल रहा है, कल पत्रकारों के ऊपर हुआ, आज संजय सिंह के ऊपर हुआ। अरविंद केजरीवाल के इशारे पर संजय सिंह कहते हैं कि 32 लाख रुपया पापी आप अराजक अपराध पार्टी के कोष में दो। अब एक सांसद वसूली करता है मुख्यमंत्री आवास पर बैठकर। एक्शन की टाइमिंग को केजरीवाल ने 2024 से जोड़ा। यही बोले कि सामने चुनाव है, तभी तो विपक्षी नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों की तलवार है। वैसे संजय सिंह की गिरफ्तारी से पहले ही छापेमारी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए थे। जहां बीजेपी ने आप दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह के तीखे सवालों को हथियार बनाकर बीजेपी पर जबरदस्त प्रहार किया। इसलिए रहा है कि कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी को लग रहा है, ग्राउंड की जो रिपोर्ट आ रही है, कि वो जनता के समर्थन से अब चुनाव नहीं जीत सकते, और इसलिए विपक्ष को, नेताओं को डराया जाए, धमकाया जाए, पत्रकारों को डराया जाए, धमकाया जाए। इस तरह की छापेमारियां, इस तरह की गिरफ्तारियां का जो ये सिलसिला देख रहे हैं आप, वो केवल और केवल इलेक्शन की हार की बौखलाहट है। न खाएंगे न खाने देंगे। अभी तक देश के अंदर लगभग 5000 लोगों के यहाँ छापे पड़े हैं। ये पॉलिटिकल तो 15-20 है मुश्किल से, और 1.5 लाख करोड़ रुपए रिकवर हुआ है गरीबों का। आज देश में जो विकास हो रहा है, ये सब जानते हैं कि सिनेमा हॉल के सामने टिकट ब्लैक करने वाला व्यक्ति क्या से क्या हो गया, कहाँ हो गया। बीजेपी बार बार आम आदमी पार्टी को मोस्ट करप्ट पार्टी बता रही है, जबकि आप पूछ रही है कि घोटाला हुआ तो ईडी और सीबीआई की जांच का नतीजा ढाक के 3 पात वाला क्यों है।
₹1 का भ्रष्टाचार केंद्र सरकार और उनकी सारी एजेंसियां साबित नहीं कर पाई हैं, उसका सबूत नहीं दे पाई हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है। आम आदमी लाल बत्ती तोड़ दे तो कार्रवाई हो जाती है। अब ये पापी इतने खास हो गए कि ये करोड़ों का शराब घोटाला करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि हम पे कार्रवाई जो हो रही है ये राजनीतिक द्वेष के कारण हो रही है। शराब घोटाले में संजय सिंह की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ईडी सूत्रों का कहना है कि संजय सिंह के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। साल 2022 के दिसंबर महीने में एक चार्जशीट दाखिल की थी इस मामले में, और उस चार्जशीट में उन्होंने आरोप लगाया था कि संजय सिंह दिनेश अरोड़ा के काफी करीबी हैं। दिनेश अरोड़ा वो शख्स है जो कि पहले इस मामले में आरोपी था, बाद में वो सरकारी गवाह बन गया। लेकिन दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में यह कहा हुआ था कि उन्होंने एक संजय सिंह के कहने पर एक फंड रेजिंग प्रोग्राम आम आदमी पार्टी के लिए किया हुआ था। उसके जो पैसे इकट्ठा हुए थे वो आम आदमी पार्टी को गया था, जिसके बाद दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह की नजदीकियां बढ़ गई थी। दूसरा बड़ा यह आरोप लगा कि दिनेश अरोड़ा का एक काम रुका हुआ था जिसको कि संजय सिंह ने सुलझा कर दिया हुआ था। तीसरा बड़ा आरोप यह लगा हुआ था कि संजय सिंह के जरिए दिनेश अरोड़ा ने मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। बठिंडा लैंड अलॉटमेंट केस में फंसे हुए पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री बीजेपी के नेता मनप्रीत बादल की जमानत याचिका पर कोर्ट ने उसे खारिज किया है। मनप्रीत को अब भगोड़ा घोषित करने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले मनप्रीत बादल के विदेश भागने की संभावनाओं को देखते हुए एक लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया था ताकि वो देश को छोड़कर न भाग सके। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद विजिलेंस की टीम मनप्रीत की गिरफ्तारी के लिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान और दिल्ली में छापेमारी भी कर चुकी है, लेकिन मनप्रीत का कोई सुराग अभी तक नहीं मिल सका। गल है जी, अज बहस हुई सी, बहस तो बाद जज साहब ने फैसला राखवा रख लिया सी। हुण उन्होंने हुणे जिहड़ा फैसला हैगा आपदा दस्सिया। उन्होंने साडियां दलीलां नाल ना सहमति प्रगटाउंदे होए साडी बेल एप्लीकेशन जिहड़ी रिजैक्ट करती है। वो ऑर्डर की कापी हजे सानूं मिली नहीं। जो कापी मिल जूगी कापी नूं पढ़ के देख के सारे जने बैठ के विचार करांगे और असीं चंडीगढ़ जाके साडे सीनियर एडवोकेट चीमा साहब RS चीमा साहब हैगे आ, उन्हां दी सलाह नाल फिर असीं अगे मानयोग हाई कोर्ट विच जो कि साडा राइट हैगा उत्थे असीं बेल एप्लीकेशन लावांगे। पंजाब में भगवंत मान सरकार ने पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बावजूद पंजाब के अलग अलग जिलों में पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। पिछले 2 सालों की तुलना में इस बार पराली जलाने की घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। किसानां तक यह सुनेहा पहुँचाया जाए कि आपां पराली नूं अग नहीं लाउणी। उहदे वास्ते मैं सारे अफसरां नूं बोल दिता है कि कोई ना कोई होर आइडिया दसो कि आपां पराली नूं जिहड़ा वो खत्म कर सकीए, जिहड़े किसान ने उन्हां नूं यह प्रेरित कर सके कि पराली नूं अग नहीं लाउणी। पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के तमाम सरकारी दावे इस धुएं में हवा होते दिखाई दे रहे हैं। पंजाब के किसान धड़ल्ले से पराली जला रहे हैं। धान कटाई के बीच ही पराली जलने से आबो हवा बिगड़ने लगी है। अमृतसर से लगातार पराली जलाने की तस्वीरें सामने आ रही है। किसान बेखौफ होकर खेतों में पड़े पराली के ढेरों को आग के हवाले कर रहे हैं। सरकारें जो भी दावे करें, लेकिन पंजाब के किसान पराली जलाने को लेकर जिद पर अड़े हुए हैं। किसानों की दलील है कि पराली का प्रबंधन करने के लिए सरकार ने ना तो कोई मशीन मुहैया कराई और ना ही कोई आर्थिक मदद की, इसलिए किसान पराली को आग के हवाले करने को मजबूर हैं। किसान जिहड़ा पूरी तरह करजाई आ, करजे दे थले दबिया होया वा ते सरकार जिहड़ी आ डंडे दे नाल चाहुंदी आ, जद कि किसान मंग कर रहे आ भी 6000 रुपया इन्हां नूं प्रति एकड़ जिहड़ा वा वो मुआवजा दिता जाए, जां जिहड़ा वा छोटे किसानां नूं जिहड़ी आ वो मशीनरी जिहड़ी आ दित्ती जाए फ्री। जिहड़ा उदों वड्डा वा उहनूं थोड़े पैसे लेके दित्ते जाण, पर सरकार जिहड़ी आ ना तां किसानां नूं 6000 रुपया प्रति एकड़ दिंदी आ, ना मशीनरी उपलब्ध करवाउंदी आ। सरकार कोई प्रबंध करदे, साडे कोल तां है कोई नहीं। हुण 5000 रुपया पराली कड्ढण दा एकड़ दा खर्चा आउण डिया, दसो असीं कित्थों इन्ना दईए। सरकार कोल असीं मंग करदे रहिंदे हर वारी। पहली गल झोना साडी फसल नहीं ही, आंदे सानूं दूजियां फसलां दे उत्ते रेट दे दो, MSP गारंटी बना दो। आपां नहीं लाउंदे झोना साडी फसल थोड़ी, असीं ते इन्ने चौल खाणे आ। जालंधर से पराली जलाने की तस्वीरें सामने आई है। जब इसके बारे में किसानों से पूछा गया तो उन्होंने पराली जलाना मजबूरी बताया।
और इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। जो किसान अभी भी आग लगा रहे हैं उनकी कोई ना कोई मजबूरी होगी। वो भी वातावरण के प्रति बहुत जो ईमानदार है, तो किसान नहीं चाहता आग लगे। हाँ, कहीं इक्का दुक्का जो लग रही है, पिछले सालों के मुकाबले में देखिए इस बार बहुत कम आग लग रही है, लेकिन मेरा ख्याल है भी जो इक्का दुक्का लगा भी रहे हैं, हम उनको भी अपील करेंगे भी आग मत लगाए, और हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो। पराली है जो, इसका कोई हल ठोस नहीं सरकार ने निकाला। ये पराली को आग लगाना हमारी मजबूरी है, कोई शौक तो नहीं है, पर ये मजबूरी है। चाहता हो सरकार को चाहिए कोई चंगी मशीनरी मुहैया करवाई जावे। भटिंडा में धान की फसल तैयार हो चुकी है। यहाँ कटाई शुरू होने से पहले ही कृषि विभाग सतर्क हो गया है और किसानों से खेतों में पराली न जलाने की अपील कर रहा है। 3 से 4 गांवों का क्लस्टर बनाकर 90 कैंप लगाए जा रहे हैं और वे कर रहे हैं किसानों को आग ना लगाई जाए। और इसके अलावा किसान जिला पद्धर का एक जो अगले हफ्ते हम किसान कैंप लगा रहे हैं सारे जिले का, उसमें भी किसानों को अवेयर करेंगे। और 3 वैनें हम चला रहे हैं बठिंडा जिले में 40 दिनों के वास्ते। दरअसल पराली का धुआं एक बार फिर दिल्ली एनसीआर की आबो हवा खराब करने में आमादा है, क्योंकि इस बार पराली जलाने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। आलम यह है कि 2022 का रिकॉर्ड टूट चुका है। पिछले 2 सालों की तुलना में इस बार पराली जलाने के मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई है। पंजाब में साल 2021 में 1 अक्टूबर तक पराली जलाने के 228 मामले दर्ज हुए थे। वहीं 2022 में इनकी संख्या 192 थी। इस साल इन मामलों की संख्या 342 पहुंच चुकी है। इस तरह पंजाब में 16 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 16 दिन में ही 1.5 गुना से ज्यादा पराली खेतों में जला दी गई है। बीते 2 साल के मुकाबले इस बार अक्टूबर तक पराली जलाने की घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी दर्ज हुई है। पराली को जलाने से रोकने के लिए किए गए तमाम उपाय अभी तक नाकाफी साबित हुए हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी अरविंद केजरीवाल पर तंज कस रहे हैं। I wish Mr. केजरीवाल all the best. पहले तो जो दिल्ली के आसपास की सरकारें हैं उनको ब्लेम करते थे, अब वो उनकी सरकार है पंजाब में, तो शुरुआत पंजाब से होनी चाहिए कि जो पराली को जलाने की वजह है they are there. We are helping out in our own way. मैं तो पराली से एथेनॉल भी बना रहे हैं हम। पंजाब में अगले 10 से 15 दिनों में लगातार धान की कटाई बढ़ेगी और जैसे जैसे फसल की कटाई बढ़ेगी वैसे वैसे पराली जलाने के मामलों में और भी बढ़ोतरी होने की आशंका है। आने वाले दिनों में पराली के खतरनाक धुएं की सफेद चादर से लोगों का सांस लेना दूभर हो सकता है। लेकिन जिस तरह से पंजाब के किसान पराली जलाने की जिद पर अड़े हैं, उसे देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में इस समस्या से कोई निजात नहीं मिलने वाली। आज तक ब्यूरो। चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में मरम्मत के दौरान एक दुकान की छत गिर गई। इस हादसे में मरम्मत का काम कर रहे 4 मजदूर दब गए थे और इस हादसे में 2 मजदूरों की जान चली गई है, जब 2 घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां पर पहले कॉफी शॉप खोली जानी थी और इसी के लिए मरम्मत का काम किया जा रहा था। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक अभी भी कई मजदूर मलबे के नीचे फंसे हुए हो सकते हैं। वहां पुलिस ने बूथ के मालिक और ठेकेदार को हिरासत में ले लिया है। फरीदकोट की सिफल कौर समरा ने एशियन गेम्स में शूटिंग के सिंगल्स इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। MBBS की पढ़ाई बीच में छोड़कर खेल में किस्मत आजमाने वाली सिफत समारा ने आज तक से खास बातचीत में अपनी सफलता और संघर्ष की पूरी कहानी बताई है। हंगझू में आयोजित एशियन गेम्स में भारत का झंडा लहराने के बाद फरीदकोट की रहने वाली गोल्डन गर्ल सिफत कौर समरा पंजाब वापस लौट चुकी है। 21 साल की सिफत ने एशियन गेम्स में 50 मीटर राइफल सिंगल्स इवेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता है। इतना ही नहीं, सिफत कौर गोल्ड जीतने से पहले टीम इवेंट में देश को सिल्वर मेडल भी दिला चुकी हैं। एशियन गेम्स में ऐसा पहली बार हुआ है जब सिंगल्स के मुकाबले में भारत को गोल्ड मेडल मिला है। हम आपको गोल्डन गर्ल कह सकते हैं? हाँ जी, क्योंकि अभी रिसेंटली काफ़ी ये चल गया है कि गोल्डन गर्ल, मैंने सुना यूट्यूब पे भी और टीवी पे जब मेरा वो फाइनल्स दिखा रहे थे, तो ये बहुत ही आप कह लो कि लकीली इन्वेंट हुई मेरी लाइफ में शूटिंग।
तो करण सेखों शॉटगन शूटर हैं, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया मुझे शूटिंग को। देश का नाम रोशन करने वाली सिफत कौर वही शूटर है जिन्होंने अपने खेल को जारी रखने के लिए डॉक्टरी की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और अब ग्रेजुएशन कर रही हैं। गोल्डन गर्ल ने आज तक से खास बातचीत में इस कामयाबी के पीछे की मेहनत के बारे में बताया। तो हमें ये पता लगा है भी आप क्या ये शौक पूरा करने के लिए पिताजी ने घर में भी शूटिंग बना रखी? हाँ जी है, घर पे बनाई थी क्योंकि फरीदकोट में रेंज नहीं है, तो फिर रोज़ अप डाउन करना, चंडीगढ़ जाना, या फिर उससे अच्छा तो घर पे फिर स्कूल के साथ प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाती थी। सिफत कौर समरा का सपना एक बड़ा अधिकारी बनकर लोगों की मदद करने का है। वहीं बेटी की इस कामयाबी पर पिता को भी फक्र हो रहा है। बिल्कुल जी, बहुत प्राउड फील होता है इस बात पे, बच्चा इतने बड़ी उपलब्धि हासिल करता है तो खुशी होती है पेरेंट्स को। बेटी होने का मान है आज, बहुत मान है जी, कोई बेटी बेटे में फ़र्क नहीं है, दोनों एक साथ है। मेरे दो बेटा भी है बेटी भी है, उतना ही मेरे लिए उससे भी बढ़ के है ये। सिफत कौर समरा ने अपनी इस कामयाबी से फिर साबित कर दिया है कि खेल हो या पढ़ाई या फिर बिजनेस, बेटियां किसी भी सेक्टर में बेटों से कम नहीं हैं। फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ आज तक ब्यूरो। अब शिमला टॉय ट्रेन की करीब 3 महीनों के इंतजार के बाद कालका शिमला टॉय ट्रेन की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। हिमाचल में कुदरती आपदा की वजह से ट्रैक को भारी नुकसान पहुंच गया था, जिससे कि टॉय ट्रेन सेवा को रोकना पड़ा था। लेकिन अब हालात सामान्य होने के बाद टॉय ट्रेन ने फिर से फर्राटे भरने शुरू कर दिए हैं। करीब 3 महीने बाद छुक छुक करती कालका शिमला टॉय ट्रेन फिर से चल पड़ी। सोमवार शाम करीब 50 यात्रियों के साथ टॉय ट्रेन कालका से शिमला पहुंची। इनमें करीब 20 विदेशी सैलानी भी थे। शिमला पहुंचे पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिर उन्हें करीब 85 दिनों बाद रोमांच के इस सफर पर निकलने का मौका जो मिला था। बचपन से हमने सपना देखा था कि टॉय ट्रेन में जाएंगे, मूवीज़ में देखा था, लेकिन एडवेंचर भी रहा, थोड़ा डर लग रहा था, बट बहुत ही खुशी है कि रेलवेज़ का ये इतना मेहनत सफल हुआ। किसी का ठिकाना नहीं हमारी कई सारी टनल लगी और उन्होंने जो बताया था कि 102, 103 टनल पड़ेगी, वो अच्छी सी लगी। मानसून सीजन में भारी बरसात हुई। आपदा के दौरान कालका शिमला रेलवे यात्रा भी प्रभावित हुई थी। ट्रैक को नुकसान होने की वजह से ट्रेन का परिचालन रोक दिया गया था। कालका से शिमला तक के ट्रैक की कुल लंबाई 96 किलोमीटर की है। इस रास्ते में पहले कुल 103 सुरंगें थी। अब ये घटकर 102 ही रह गई हैं, क्योंकि एक सुरंग अब ढह गई है। अब जबकि हालात सामान्य हो चुके हैं, तो टॉय ट्रेन ने फिर से फर्राटा भरना शुरू कर दिया है। कालका शिमला रेल लाइन के बहाल होने के साथ ही शिमला के पर्यटन में अब फिर बाहर आने की संभावना बढ़ गई है।